Welcome everyone to the Unacademy IS Champion platform. I hope you're doing great. There's one thing which is constant in the international politics is the war which is going on between Israel and Hamas. पिछले 1.5 साल से ये particular news has always dominated the headlines of international media. Constantly ये war दिन पर दिन escalate होते जा रहा है and no one knows where the buck is going to stop. किस तरीके से ये war एक तरीके के सीज फायर की तरफ बढ़ सकती है बिकॉज ये वॉर जो है इट इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। पहले ये वॉर इसराइल हमास के बीच में लिमिटेड था, बट जिस तरीके से 1.5 साल में वी हैव सीन कि ये वॉर जो है वो एस्केलेट हो रहा है और ईरान के जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, बी इट हज़बुल्ला, बी इट हुदी रेबल्स और बी इट इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक, ये सारे लोग अब इस वॉर में एंटर कर चुके हैं और अब इसराइल एक तरीके से फुल ब्लोन वॉर में फ्रॉम द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट दिखते हुए नजर आ रहा है। बट आज के इस पर्टिकुलर एनालिसिस में एक काफी ज्यादा अलग पर्सपेक्टिव की बात करेंगे बिकॉज जनरली इंटरनेशनल मीडिया और अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे तो हमेशा से ये देखने को मिलेगा कि इसराइल जो है उससे सारे कंट्रीज डर चुके हैं। इसराइल जो है वो सारे कंट्रीज को परेशान करके रखा है। इसराइल किसी भी कंट्री में घुस के वहां के लीडर्स को मार देता है और कोई दूसरा कंट्री कुछ कर नहीं पा रहा है। ईरान जो इसराइल के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें तो करता है बट कर कुछ पा नहीं रहा है। तो एट द एंड एक तरीके का कंसेप्शन जो हमारे सोसाइटी और इंटरनेशनल प्रेस में चल रहा है कि इसराइल हैज वॉन दिस वॉर, इसराइल इस वॉर में जीत चुका है, इसराइल ने बताया है किसके पास है पावर। बट एक दूसरा एनालिसिस भी है जो कहता है कि इस पर्टिकुलर वॉर में इसराइल जितना जीता है उससे कई गुना ज्यादा इसराइल इस वॉर से हार चुका है। सो ये दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव तो आप सभी को पता होगा। दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में भी कुछ लोग बात करते हैं, जैसे द हिंदू अखबार में स्टैनली जॉनी करके एक स्कॉलर हैं जो लिखा करते, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव की बात की है कि दिस वॉर हैज लेड टू द लॉस टू इजराइल एंड अ रिलेटिवली मच मोर सक्सेस टू ईरान। तो इसी एनालिसिस जो काफी ज्यादा फेमस नहीं है मेन स्ट्रीम चैनल्स और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, आज उसी पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पर्सपेक्टिव सही है या गलत है ये आपके ऊपर है। ये पर्सपेक्टिव को स्टैनली जॉनी ने रखा है। माई मैसेज इज सिंपली ऑफ अ इंटरमीडियरी वेयर आई एम ट्राइंग टू डायरेक्ट द मैसेज, द एसेंस ऑफ व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग टू द जनरल ऑडियंस। नाउ व्हाट एवर द डिसीजन इज दैट इज अप टू योर विजडम एंड दैट इज अप टू योर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस बिगिन द टुडे सेशन। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है जहां पे 27 सितंबर को हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में बैचेस हमारे 23 सितंबर को ऑफलाइन में, मुखर्जी नगर के हिंदी मीडियम में 19 सितंबर को और प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस केवल जीएस कोर्स ऑफर नहीं करता है बल्कि सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर बेसिस इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग। ये सारे इंफॉर्मेशन को आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप पे भी जाके डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल किए जाएंगे। सो अब हम लोग बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर मैप की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली इजराइल और पैलेस्टीन का मैप है। ये वेस्ट बैंक का इलाका है, ये गाजा पट्टी है जहां पे पूरा बैटल चल रहा है, और ये आपका इजराइल है जहां पे ज्यूज यहूदी लोग रहते हैं, और गाजा में हमास जो है वो ऑपरेशनल है, और वेस्ट बैंक में पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां पे एक्टिव रहता है। ये जो है ये नॉन वायलेंट वे से टू स्टेट सॉल्यूशन या ये नॉन वायलेंट वे से अपने इंडिपेंडेंस की मांग करता है, और हमास का हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है किस तरीके से वायलेंस के थ्रू, हार्ड पावर के थ्रू अपने इंडिपेंडेंस और इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इजराइल इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो अभी जो ये पर्टिकुलर वॉर चल रहा है ये आपको गाजा पट्टी में चलते हुए नजर आ रहा है। अभी तक अगर बात करें तो टोटल डेथ जो है वो गाजा में अकेले 40,000 लोग मर चुके हैं। अगर और दूसरे रिपोर्ट्स की बात करें तो मिनिमम 50,000 पीपल हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर बैटल, और जो सबसे ज्यादा जिनको परेशानी है, सबसे ज्यादा दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। दे हैव बीन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। अगर आप देख सकते हैं अराउंड 11,000 आउट ऑफ 40,000 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड बिकॉज
children are voiceless and they are not able to protect themselves the way adults can do. इसलिए कोई भी वॉर में वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहुंचता है. दैट्स वाई वी होप एंड वी प्रे दैट दिस वॉर एंड्स इट्स लॉजिकल कंक्लूजन. अब अगर बात करें कि आखिरकार ये क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू और इजराइल इस वॉर में बहुत कुछ हार चुके हैं जितना वो सोच रहे हैं. बिकॉज अगर बात करें, जब ये वॉर को नेतन्याहू ने स्टार्ट किया था, जब हमास के लोगों ने इजराइलीज को मारा था, उसके बाद नेतन्याहू ने कहा था कि हम हमास के अगेंस्ट अपने ऑपरेशन को चालू करेंगे. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इजराइल पूरा करना चाहता है. पहला ऑब्जेक्टिव इजराइल का इस पर्टिकुलर वॉर से था कि हमें हमास को पूरा जड़ से मिटा देना है. आई हैव टू कंप्लीटली एलिमिनेट हमास. बट ये ऐसा नहीं हुआ है. रादर हमास अभी भी बहुत ज्यादा ऑपरेटिव है गाजा पट्टी में. दूसरा चीज जो नेतन्याहू ने इजराइलियों से प्रॉमिस किया था कि ये वॉर तब तक चलेगा जब तक हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया जाएगा, हमास को नहीं खत्म कर दिया जाएगा. सो हमास तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन ज्यूइश पीपल और जो नेतन्याहू हैं वो अपने हॉस्टेजेस को भी अभी तक नहीं रिलीज कर पाए हैं. तीसरा, नेतन्याहू का यह कहना था कि इतना ज्यादा हम हमास को मारेंगे, इतना ज्यादा हम हमास के अगेंस्ट अटैक करेंगे कि हमास के अलावा अब इस पूरे इलाके में कोई भी तीसरा प्लेयर इजराइल के ऊपर कभी भी चैलेंज करने का कोशिश नहीं करेगा. इसी को हम डेटरेंस कहते हैं. आप अपने एनिमी को डेटर कर दो आपके अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करने से. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बिकॉज आप देखो हेजबुल्ला, आप देखो हुदी रेबल्स, आप देखो इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक, वो लोग तो अटैक कर ही रहे हैं. सो दैट मीन्स कि नेतन्याहू का जो ये सपना था या जो ऑब्जेक्टिव था कि हमास के अगेंस्ट इतना ज्यादा मैं रिटेलिएट करूंगा कि नो अदर थर्ड पार्टी कैन थिंक ऑफ और इमेजिन ऑफ अटैकिंग अगेंस्ट इजराइल. बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो ईरान के खासकर प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो तो अटैक कर ही रहे हैं. और चौथा है इंटरनेशनल आइसोलेशन. बिकॉज आपको पता है इजराइल का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ये बहुत बड़ा पावर तो है, इजराइल को वेस्ट का सपोर्ट है, बट इजराइल का इस पूरे एरिया में खासकर इस्लामिक कंट्रीज में इजराइल का जो रिकॉग्निशन है वो बहुत कम लोग करते हैं. मतलब बहुत ही कम मुस्लिम मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल को कंट्री मानते हैं. बिकॉज सारे मुस्लिम्स का यह मानना है कि इजराइल गलत तरीके से पैलेस्टीनियन के एरिया में घुस चुका है. यह इलीगल एनेक्सेशन है जिसको हमें खत्म करना है. तो धीरे धीरे इजराइल जो है वो अपना रिलेशन को मुस्लिम कंट्री के साथ बना रहा था. आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर अब्राहम एकॉर्ड हुआ था और अब्राहम एकॉर्ड में यूएई और बहरीन दो ऐसे मुस्लिम कंट्री थे जिन्होंने इजराइल को ऑफिशियली एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था. इसके पहले ऑलरेडी इजिप्ट जैसा कंट्री जो है वो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है. और बात यह भी चल रही थी कि सऊदी अरेबिया भी आने वाले टाइम में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बना सकता है. तो इजराइल जो धीरे धीरे मुस्लिम मुल्क में अपनी जगह बना रहा था, अब इस वॉर की वजह से कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ खड़ा नहीं हो सकता है. बिकॉज आज कोई भी मुस्लिम कंट्री अगर इजराइल प्रो इजरायली स्टैंड लेता है सो दैट विल बी अ सुइसाइडल. बिकॉज उनके खुद के कंट्री में उन लीडर्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है. तो नेतन्याहू के लिए बेसिकली ये क्यों लॉस है एज पर स्टैनली जॉनी. उनका कहना है कि नेतन्याहू अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाए, ना ही हमास को खत्म किए, ना ही हॉस्टेजेस को रिलीज किए और ना ही डेटरेंस को इंश्योर कर पाए हैं. बिकॉज आप देख रहे हो हर समय कुछ ना कुछ इजराइल के ऊपर वापस से अटैक हो रहा है. और इजराइल जो इंटरनेशनल आइसोलेशन को खत्म कर रहा था पिछले कई साल से, खासकर अब्राहम एकॉर्ड के बाद, आज वापस से इजराइल जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया. बिकॉज आपको पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोनों जगह इजराइल और नेतन्याहू के ऊपर केस चल रहा है. इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ने ये पूरे केस को लेके गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में. तो ये जो पर्टिकुलर चीजें चल रही इंटरनेशनली वो नेतन्याहू और इजराइल को थोड़ा सा अभी आइसोलेट कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर बात करें ईरान क्यों जीत रहा है इस वॉर में, कि हमें लग रहा है कि ईरान तो हार रहा है इस वॉर में, ईरान को तो इजराइल घुस घुस के मार रहा है, बट ईरान कर ही क्या रहा है. बट ईरान अगर बात किया जाए ये सही है कि नहीं है, बट एक लोग का कहना है कि ईरान हो सकता है ये वॉर जीत रहा है. पहला क्यों, बिकॉज ईरान का हमेशा से सपना रहा है इजराइल के साथ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का है. आपको पता है कि 1979 में ईरान में इस्लामिक
रिवॉल्यूशन आया था और 1979 में जब ईरान में आयतोल्लास पावर में आए थे तो वो अमेरिका को ग्रेट सेटन कहते थे और इजराइल को वो लिटिल सेटन कहते थे। तो हमेशा से ईरान का ऑब्जेक्टिव है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी होना चाहिए। और अगर इस्लामिक सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए तो पहले इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या देखने को मिल रहा था कि इस्लामिक सॉलिडारिटी आपस में टूट रही थी। आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज जो हैं, यूएई हो गया और आपके पास बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे, इजराइल के साथ समझौता कर रहे थे। और इनफैक्ट सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ समझौता करने जा रही थी। तो अगर इस्लामिक कंट्रीज खुद ही इजराइल के साथ समझौता कर ले तो क्या इस्लामिक सॉलिडारिटी रहेगी? और जब तक इस्लामिक सॉलिडारिटी नहीं रहेगी तब तक कभी भी इस्लामिक सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर नहीं आ सकती है। तो ईरान में जो आयतोल्लाज हैं उनका हमेशा से ये कमेंट है कि इजराइल इस्लामिक रिवॉल्यूशन को, इस्लामिक सिविलाइजेशन को टॉप पे ले जाना है। उसके अगेंस्ट वो हमेशा से वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। और अब्राहम एकॉर्ड की वजह से जो इस्लामिक सॉलिडारिटी, इस्लामिक कोहेजन वो घटा था, उसकी वजह से ईरान को लॉस हो रहा था। और अब इस वॉर में सारा मुस्लिम कंट्री एक तरीके से रिलेटिवली एक साथ खड़ा है। दूसरा, ईरान ने एक्सपोज कर दिया कि इजराइल को जो लगता है कि वो इनविंसिबल है, उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं अटैक कर सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि इजराइल में भी लगभग 2000 लोग तो मारे गए। इजराइल में भी जब इतने लोग मारे गए, दैट मींस कि इजराइल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। इजराइल को भी बहुत सिग्निफिकेंट परेशान किया जा सकता है। थर्ड, ईरान जो है आप देख सकते हो, क्योंकि सारे इस्लामिक कंट्रीज आप देखो थोड़ा सा बैकफुट पे है। सऊदी अरेबिया कुछ ज्यादा कुछ नहीं कह रहा इजराइल के बारे में, बट ईरान जो है आप देख सकते हो इस पूरे बैटल में इजराइल के अगेंस्ट अपने सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स, खुद सब लोग को मोबिलाइज कर रखा है। तो ईरान जो है इस पूरे क्राइसिस में अपना फायदा ढूंढ रहा है कि कैसे मैं इस्लामिक सिविलाइजेशन का, इस्लामिक कंट्रीज का एक लीडर बन सकूं। तो आज ईरान में खासकर जो आयतोल्लाज हैं उन्होंने एकदम एंटी इजराइल स्टैंड लिया है, प्राइमरली टू गेन द लेजिटिमेसी फ्रॉम द मुस्लिम्स हु आर लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और ईरान को इस पर्टिकुलर बैटल से एक और फायदा हुआ कि अपने जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो काफी शांत पड़े थे, और अगर कोई ग्रुप बहुत दिन तक शांत पड़ता है तो वो टूट जाता है। ये एक अच्छा मौका है कि ईरान जो है उन प्रॉक्सी ग्रुप्स में, जो कि आपको पता है कि हूदीज रेबल हैं, हेजबुल्ला है, इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप है इराक में, कवैत हेजबुल्ला है, तो ऐसे बहुत सारे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो ईरान ने बना रखा है, जिसको हम एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस भी कहते हैं, उनको ये मोबिलाइज किया। और पांचवा रीजन ये है कि ईरान, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में अगर कोई डायरेक्ट वॉर होता है तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, बिकॉज टेंशन तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का इस समय जो प्रॉब्लम है वो चाइना है, और अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक और प्रॉब्लम आ गया है, रशिया। तो यूएस तो ऑलरेडी चाइना रशिया से परेशान है, उसको वो मैनेज कर नहीं पा रहा है। इसलिए अमेरिका जो है, इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान से एग्जिट किया, बिकॉज अमेरिका अब अपने एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना चाहता है। अमेरिका पूरा फोर्स चाइना और रशिया कंबाइन के ऊपर लगाना चाहता है। इसलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट के बैटल में नहीं आना चाहता है। इसलिए ऑल्दो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बट अमेरिका कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है कि इस पूरे एरिया में इंस्टेबिलिटी हो, बिकॉज अगेन अमेरिका को फोर्स और अपने आर्मी और अपने मनी इसको इस पर्टिकुलर एरिया में कमिट करना पड़ेगा। ऑलरेडी यूरोप में वॉर चल रहा है, इंडो पैसिफिक में चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। अब अमेरिका एक और तीसरा फ्रंट नहीं खोलना चाहता है। इसलिए इजराइल, अमेरिका जो है वो कभी नहीं चाहेगा ये दोनों के बीच में वॉर हो। और क्योंकि ईरान जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वॉर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, तो ये एक अच्छा मौका है ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत करने का, नेगोशिएट करने का, बार्गेन करने का। बिकॉज अमेरिका ने बहुत ज्यादा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत ही शट डाउन हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। तो ईरान एक तरीके से इस चीज को बार्गेन कर सकता है कि अगर आप मेरे साथ समझौता करते हो, सैंक्शंस को हटाते हो, तो मैं थोड़ा सॉफ्टर पिच लूंगा इस पर्टिकुलर एरिया में, मैं थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड ले लूंगा, मैं हो सकता है इजराइल को उतना परेशान ना करूं, या मैं स्टेबिलिटी के लिए काम करूं। तो ईरान, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रही है, वो अपने रिवाइवल के लिए थोड़ा सा बार्गेन ले रही है, थोड़ा सा अपने आप को एज ले रही है कि वो अमेरिका के साथ बार्गेन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाए।
तो इन्हीं चीज़ों को थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द इजराइल ईरान क्राइसिस स्टैनली जॉनी जो एक वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं वो लिखा करते हैं अपने एडिटोरियल में। तो ऑल्दो ये एक पर्टिकुलर एनालिसिस है, ये एनालिसिस सही है गलत है ये तो डिपेंड करता है लिसनर्स और व्यूअर्स के ऊपर कि उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है। बट वी शुड नो अबाउट ऑल द पर्सपेक्टिव्स एंड दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता चले, बिकॉज कौन सा पर्सपेक्टिव सही है नहीं है दैट वी कैन नेवर नो। व्हाट वी कैन नो इज that we should know that we don't know anything. So with this knowledge, I hope that you enjoyed the video. Please like the video and subscribe to our channel. See you again in the next video. Till then, goodbye, take care, and thanks for watching the video. An Academy. Let's crack it.